हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन आज हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न पूछता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सब नाम बोलते हैं। इसके पहले हम लोग नाउन पढ़े थे। नाउन का मतलब नाम होता है। नाउन का मुख्य काम होता है किसी सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ पर नाउन यूज कर रहे हैं। पर नाउन का डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाए। आप देख सकते हो डेफिनेशन जो है, ए वर्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। देखिए, बहुत आसान, अगर शब्द में बताया मैं बताऊं बहुत आसान शब्दों में आपको। तो सपोज मान लीजिए कि मैं अगर ऐसे बोलूं कि राम इज़ माई ब्रदर, राम गोज टू स्कूल डेली, राम इज स्ट्रांग। तो ये बार बार जो राम का रिपीटिशन हो रहा है, अगर बोला जाए राम इज़ माई ब्रदर, राम गोज टू स्कूल, राम इज स्ट्रांग। अगर इसी बात को ऐसे कहा जाए कि राम इज़ माई ब्रदर, ही गोज टू स्कूल, ही इज स्ट्रांग। तो ये वाला जो बात कहा जा रहा है ना, पूरे 3 सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, वो पहले 3 सेंटेंसेस से बेहतर दिख रहे हैं। समझ रहे बात को? सुनने में बेहतर लग रहे हैं। और जो ही यूज़ किया जा रहा है राम के जगह पे, वही आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो सेंटेंस है या जो पैसेज है उसकी खूबसूरती न बिगड़े, वो बने रहे। अर्थ तो सेम होता है यार। जिस जेंडर का या जिस पर्सन का नाउन होगा, उसी पर्सन के हिसाब से सिंगुलर होगा, प्लुरल होगा, उसके हिसाब से हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं? तो सीधी सीधी बात है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ इसलिए किया जाता है कि उस पैसेज की खूबसूरती बना रहे, उस सेंटेंस की खूबसूरती बना रहे। समझ रहे बात को? अब प्रोनाउन जो होता है, एक शब्द होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, ये तो आप समझ गए। अब प्रोनाउन होते कितने पार्ट्स में है? प्रोनाउन का भाग कितना होता है? तो प्रोनाउन कुल 5 नहीं 10 भागों में बांटे जा सकते हैं। जैसे नाउन को 5 भागों में बांटे थे, 2 तरीका से मैं बांटा था, एक ट्रेडिशनल था, एक मॉडर्न था। ट्रेडिशनल में नाउन 5 भागों में बांटे जाते हैं, मॉडर्न में 3 भागों में बांटे जाते हैं। मैं आपको आराम से पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए, जो प्रोनाउन होते हैं ना, सब नाम होते हैं, वो 10 भागों में बांटे जा सकते हैं। प्रोनाउन के टोटल 10 पार्ट्स होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है। पहला जो प्रोनाउन है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। इसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है? आई हो गया, मी, वी, अस, यू, ही, हिज, सी, हर, इट, दे, देव। ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है। अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं तो सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन है? तो ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दूसरा जो प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। माइन हो गया, आवर हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया। ये सभी के सभी पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। ये सभी के सभी पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। थर्ड आपका जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और क्या क्या होता है? दिस हो गया, डैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया। ये सभी के सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दिस, डैट, दिस, दोज। समझ रहे? नेक्स्ट आपका है चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, एवरी हो गया, नन हो गया। ये सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सभी शब्दों को आप याद रखिएगा ताकि सेंटेंस में देता है इसका यूज। अब पूछता है कि नाउन है, प्रोनाउन है, तो यूज के आधार पे हम लोग यहाँ जानेंगे, समझेंगे। बाकायदा इन शब्दों को देखिए कि ये शब्द इन प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। क्या क्या हो सकता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? इच अदर, वन अनदर, दोनों के दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। इच अदर और वन अनदर। कोई भी पूछे कि इच अदर क्या है या वन अनदर या कहीं सेंटेंस में देता है तो आप आराम से कहिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सबसे पहले तो प्रोनाउन है, उसके बाद से आप कहिएगा प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये आपके 5 पार्ट्स है प्रोनाउन के। इसके बाद से और 5 पार्ट्स आपको बता देता हूँ। एक चीज आप याद रखिएगा यार, नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। दोनों एक साथ कभी यूज नहीं हो सकते हैं।
समझ रहे बात को? नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज, सपोज नाउन है तो अगर ये प्रोनाउन आ रहा है तो इसको हटा देंगे तभी ये रहेगा। दोनों एक साथ कभी नहीं यूज किए जा सकते हैं, समझ रहे बात को? तो जितने प्रोनाउंस आप पढ़ रहे हो इनके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा, वो गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों हैसियत में बराबर के काम करते हैं। एक बोलता है कि मैं अगर यहाँ रहता हूँ तो तुम हट जाओ, अर्थात क्या बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं, नाउन या प्रोनाउन, दोनों का सेम काम होता है। दोनों या तो किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनते हैं या तो किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनते हैं या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो एक साथ दोनों कभी नहीं यूज किए जाएंगे, एक पास में अलग अलग दोनों यूज किए जाते हैं। और आप बिल्कुल इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर मैं सेंटेंस आपको बताऊंगा, उसके बाद से समझाऊंगा कि वहाँ पे प्रोनाउन हो रहा है या दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो रहा है। तो आप इसको नोट कीजिए, आगे वाले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोनाउन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो छठा आपका प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो माई सेल्फ होता है, आवर सेल्फ जो होता है, इसको सेल्फ पढ़ेंगे। आपको मैं बताया था कि सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाते हैं, तो याद होगा यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई आता है तो इसको हटा के हम क्या जोड़ते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं वहाँ प्लूरल बनाने के लिए। तो वी जो होता है प्लूरल होता है, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये सभी के सभी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है दबाव सूचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है, सेम वही है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वही एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ जो हो गया, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है इस बात को आप समझिएगा, देखिएगा। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर दोनों का नामकरण किया जाएगा। ये सब के सब रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है। अगर देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट पे दबाव बनाने का काम करते हैं, जबकि जो एम्फेटिक होता है ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पे दबाव बनाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पे दबाव बनाता है और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के अदर पार्ट पे दबाव बनाता है। ये दोनों में अंतर है। मैं वाक्य में प्रयोग करके आगे मैं समझाऊंगा। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इन दोनों को रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। ये सब्जेक्ट पे जब दबाव देने का ये काम करते हैं तो इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और जो सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सेंटेंस पार्ट पे दबाव देने का काम करते हैं तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रोनाउन है, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है यार, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए क्या है, जैसे समबडी हो गया, समबडी का मतलब कोई हो गया, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, समझ रहे हैं, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। देखिए प्रोनाउन का काम क्या है, किसी सब वर्ब का या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये सभी के सभी अगर सब्जेक्ट बनते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, ये पता नहीं चलता है कि इनसे, अगर आप बोल रहे हैं समवन, समवन का मतलब कोई होता है, डेफिनेट पता चल रहा है कौन है, समझ रहे। अगर राम मोहन या किसी का नाम लेते हैं तो पता चल जाता है। एवरीवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक होता है, समथिंग मतलब कुछ होता है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, फ्यू का मतलब न के बराबर, लिटिल का मतलब ल के बराबर है, काउंटेबल के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए, जैसे फ्यू बायर्स, लिटिल वाटर, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसको समझिए और जानिए कि ये जितने भी है ना सभी सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, और इनसे पता तो चलता है कि कोई है, लेकिन ये नहीं पता चलता एग्जैक्ट कौन है, समझ रहे हैं, इसलिए इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और आगे बढ़ के इसको पढ़ लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रोनाउन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रोनाउन जो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, डैट हो गया। हु विच डैट, हु हुम हुज विच डैट जब भी क्या बोलते हैं संबंध बताने का कार्य करता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इनका प्रयोग हम लोग प्रश्नवाचक के लिए भी करते हैं, तो अलग सेंस में। मैं प्रयोग सारा बता दूंगा, केवल आप दिमाग में रखिए कि इन सबको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जो लास्ट आपका प्रोनाउन है 10वां, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं हिंदी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया सॉरी, सभी के सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद से हम लोग यूज ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज़ पढ़ेंगे। प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। अगर कोई सेंटेंस देता है तो उसमें एरर पूछता है या पूछेगा सेंटेंस देके कि इसमें से प्रोनाउन कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद से आगे सेंटेंस को समझेंगे। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यूज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का प्रयोग। यहाँ पे मैं पर्सन आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि पर्सन कितने होते हैं। आप पर्सन समझ जाओ। पर्सन टोटल 3 होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। और देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, प्लूरल क्या होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर आई यू होता है, प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है ही, सी, इट और प्लूरल क्या होता है, दे होता है। थोड़ा सा इसमें एड अगर करें ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ही, सी, इट, तो ए प्रोनाउन है। नाउन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई एक नाम और एक संख्या आता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला जाता है। एक से अधिक नाम, एक से अधिक संख्या आता है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में चला जाता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और प्लूरल दे, ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। समझ रहे बात को, मैं आपको बताया हूँ। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, हमेशा जो बोलता है फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप बात करते हो, तो वो मौजूद भी रह सकता है, मतलब और नहीं भी, अमूमन नहीं मौजूद रहता, वो थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में ऐसे कहा जाता है, बात किया जाता है, नॉन एक्टिव जो होता है थर्ड पर्सन होता है। ये आपके पर्सन है। आगे आपको केस में बता रहा हूँ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा केस। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को आप एक दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जा सकता है, आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट बनने का काम करता है। फिर पॉजेसिव केस जो अधिकार दिखाने का, जैसे अधिकार दिखाने का काम करता है। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो नॉमिनेटिव केस वाला पार्ट है, जो ऑब्जेक्टिव केस वाला पार्ट है, मैं सेम टू सेम पर्सनल प्रोनाउन में वही बताया हूँ आपको। पॉजेसिव केस वाला पार्ट है तो पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको बताया हूँ, सभी पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। एडजेक्टिव आपको नहीं बताया हूँ। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं। नॉमिनेटिव केस जो होता है आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको याद करना है। आराम से इसको बना लीजिएगा, फिर आप इसको बिल्कुल समझ जाइएगा। वे सब्जेक्टिव केस होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। यू आपका सब्जेक्टिव केस, योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यू आपका ऑब्जेक्ट होता है। ही आपका सब्जेक्टिव केस, हिज इसका होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज भी, हिज का दोनों सेम होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिम इसका ऑब्जेक्ट होता है। ये हर जगह काम आते हैं, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, मतलब हर जगह आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। सी आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऐसे पूछता है आपका, सेंटेंस दे देगा, बोलेगा नॉमिनेटिव केस कौन सा है, तो आपको जानना पड़ेगा। सभी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, वही नॉमिनेटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। सेम का सेम देख लीजिए। सी का हर जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, और हर जो होता है ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। इट जो होता है इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस। दे आपका सब्जेक्टिव केस, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। ये वाला जो पार्ट है ना, दोनों के दोनों अधिकार दिखाने का काम करते हैं। तो ये नाउन वाला जो पार्ट है, इसके बाद सॉरी जो प्रोनाउन वाला पार्ट है, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव वाला पार्ट है ना, इसके बाद
जरूर या किसी भी हाल में नाउन जरूर आएगा। जैसे माई हाउस, माई पेन, योर कार, हिज कार, हर बुक, इट्स कलर, देयर हाउस, समझ रहे। इसके बाद जरूर नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। और इस पार्ट, लेकिन प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आ सकता है, तो इनके साथ कभी नाउन नहीं आता है, समझ रहे बात को। इनके साथ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जो परीक्षा में अक्सर पूछता है और क्वेश्चन पूछा भी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतना शानदार ढंग से बता रहा हूँ, आप जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। आइए यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस देता है, टोटल में आपको पर्सन कितने पढ़ाया हूँ, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं। मानिए एक सब्जेक्ट सेंटेंस दे रहा है और सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन का यूज किया जा रहा है। एक से अधिक पर्सन का जब यूज किया जाता है तो उनका क्रम क्या होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा है यार, परीक्षा में प्रश्न पूछा है आपके यूपी टेट में ऐसे ही। मान लीजिए कि इसमें तीनों पर्सन्स का यूज यहाँ पे आप देख रहे हो किया गया है, आई, यू, ही। आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। दूसरा है यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। देखिए, ये सेंटेंस कहने का माध्यम ये है कि मैं, आप और वह मित्र हैं। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, अगर कहा जा रहा है कि मैं, आप और वह मित्र हैं, तो ये जो बात है ना, अच्छी बात कही जा रही है, समझ रहे हैं, अच्छी बात कही जा रही है। तो कंसेप्ट नंबर 1 समझिएगा इसमें। मान लीजिए कि अगर अच्छी बात कही जाए, बात अगर अच्छी हो, अच्छी बात कही जाए और एक से अधिक पर्सन्स का यूज हो, चाहे 2 पर्सन का यूज हो, चाहे 2 से अधिक पर्सन का यूज, मतलब एक से अधिक पर्सन का यूज हो। जब अच्छी बात कही जाती है तो हमेशा जो पर्सन्स का क्रम होता है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का 2, 3, 1 का होता है। बात समझिएगा। अगर किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सन का प्रयोग दे दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में से किसी एक से अधिक, केवल एक का नहीं, एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग देता है, तो बात अगर उस वाक्य से अच्छी बात कही जाती है तो हमेशा उन पर्सन को रखने का क्रम जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, सबसे पहले सेकंड पर्सन रखते हैं, उसके बाद से थर्ड पर्सन रखते हैं, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन। ये बात अच्छी कही जा रही है कि आर फ्रेंड्स, मित्र हैं, अच्छी बात है। तो आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, भाई क्रम है क्या, ये तो फर्स्ट पर्सन है, सबसे पहले क्या रखना है, ये आपका फर्स्ट हो गया, फिर आपका सेकंड हो गया, उसके बाद से थर्ड है। आपका क्रम क्या बता रहा है, 2, 3, 1 का। यहाँ पे देखिए क्रम फॉलो हो रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। तो ये वाला जो आपका पार्ट है क्या गलत है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी कोई सेंटेंस देता है जिसमें एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग या एक से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, समझ रहे हैं, और उस वाक्य से अच्छी बात कही जाती है, तो हमेशा पर्सन्स का क्रम 2, 3, 1 का होता है, 231 का होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे जो प्रयोग है वो बता रहा है कि मान लीजिए कि एक तो हो गया अच्छी बात, एक हो सकता है कि बुरी बात भी बोली जाए, बात आपकी खराब हो तो बुरी बात बोली जाती है, तो उसका क्रम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेम वही है, सेंटेंस सेम वही है, थोड़ा सा यहाँ पे बदल गया, एनिमीज हो गया, दुश्मन हो गया, कि यू, ही एंड आई आर एनिमीज। सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट यहाँ है आई, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू एंड ही आर एनिमीज। ये तो बात गलत की जा रही है कि मैं, आप और वह क्या है, दुश्मन है, समझ रहे बात को। तो बात गलत की जा रही है, यहाँ पे बात अच्छी की जा रही है। तो अच्छी बात की जाती है तो हमेशा 2, 3, 1 होता है, पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का या एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग किया जाता है, तो उनका जो क्रम होता है ना रखने का, जो पर्सन होते हैं, हमेशा 1, 2, 3 होता है, हमेशा 1, 2, 3, मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद से सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन रखते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि कोई वाक्य है जिसमें एक से अधिक पर्सन का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग हो, अगर बात अच्छी नहीं, बुरी बात की जाए, तो हमेशा जो पर्सन रखेंगे अंग्रेजी लैंग्वेज में, पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन रखे जाएंगे। तो पहला वाला सेंटेंस जो है, देख रहे हैं, पहले सेकंड पर्सन रखा गया है, ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बात इसमें खराब की जा रही है। तो 1, 2, 3 का सीक्वेंस होगा, आई, यू एंड ही आर एनिमीज, मैं, आप और वह क्या है, दुश्मन है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तीसरा आपका है कि वी, यू एंड दे आर फ्रेंड्स, हम लोग, आप लोग और वे लोग क्या है, दोस्त हैं। वी, यू एंड दे आर क्या है, एनिमीज, हम लोग, आप लोग और वे लोग क्या है, दुश्मन है। इसमें 1, 2, 3 दोनों बार रखा जा रहा है और दोनों में एक अच्छी बात कही जा रही है, एक बार कह रहा है दोस्त है, एक बार कह रहा है दुश्मन है, दोनों तरीके की बात हो रही है। तो देखो यार,
अगर कोई सेंटेंस है जिसमें एक से अधिक पर्सन्स का या पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो और सभी के सभी जो प्रोनाउन हैं पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, इसके पहले देखिए सिंगुलर यूज किया जा रहा था। अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं और प्लूरल होते हैं, बात चाहे अच्छी की जाए चाहे खराब की जाए, हमेशा उनका क्रम 1 2 3 का होता है। उनके पहले या तो बात अच्छी की जाएगी तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन रखेंगे क्रम से, या बात खराब की जाए तभी भी 1 2 3 का क्रम होता है। समझ रहे बात को। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब एक से अधिक पर्सन का यूज होगा तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा ना, हमेशा इसके साथ किसके वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। भाई एक से अधिक पर्सन हो गए हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल बन रहा है, एक से अधिक यूज कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कितना महत्वपूर्ण रूल है, इसमें से पूछा है क्वेश्चन कई बार, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। IAS2 में हम लोग 2-3 चीज़ें हम लोग जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं क्या होता है। देखिए मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया हूँ, पर्सनल प्रोनाउन में आपको चीज़ें बताया हूँ, पर्सनल प्रोनाउन में आपको चीज़ें मैं बताया हूँ। देखिए जैसे आप समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि जैसे माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, समझ रहे, देयर्स हो गया, इनको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और अभी मैं जैसे इसके पहले मैं चार्ट आपको बनवाया था, उसमें सारी चीज़ें समझाया था, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो उसको अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और देख लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि योर्स कार इज न्यू। आप यहाँ देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के साथ क्या नाउन आ सकता है? नहीं आ सकता है ना, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। बात समझिएगा, प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात को, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के जगह पे आता ही है। नेक्स्ट है कि योर्स इज अ न्यू कार, योर्स इज अ न्यू कार, ये वाला सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी बनता है, वो किसी वर्ब का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। योर्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं, योर कार इज न्यू। अब योर जो है ना, ये आपका पॉजेसिव क्या एडजेक्टिव का काम करता है, इसके बाद आपका नाउन आता है, जैसे माई हाउस, योर कार, समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, वो किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनने का काम करता है, इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। तो योर्स इज अ न्यू कार, इसका मतलब हो गया योर कार इज न्यू, आपका कार या आपकी गाड़ी क्या है? नहीं है। यहाँ पर वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ नाउन छोड़ के बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है आराम से, केवल नाउन नहीं आना चाहिए इसके साथ। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ किसी भी प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आना चाहिए, नाउन जब हट जाएगा तो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ क्या आ गया? नाउन। माइन हाउस, ये क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। ये आपका हर्ष आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसके साथ नाउन बुक आ गया, ये आपका गलत नहीं है। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ जैसे माई हाउस, हर बुक, ये आप सुने होंगे। तो माई यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है, इसके साथ नाउन का प्रयोग करेंगे। हर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ नाउन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एक बार और बता रहा हूँ एक बात। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि दिस इज माई या माइन, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट इज योर या योर्स, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इसके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इसके बाद नाउन तो है नहीं, समझ रहे बात को। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ माई और योर नहीं हो सकता है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वह किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। मैं यहाँ बताया हूँ कि पॉजेसिव प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनने का काम करता है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। प्रश्न पूछा है, ऐसे करके प्रश्न पूछा है। देखिए आपके परीक्षा में दैट इज, या ऐसे पूछा है दैट बुक इज डैश। अब पूछा है ऑप्शन में कि कौन सा भरा जाएगा, तो मान लीजिए कि ऐसे योर दे दिया, फिर आपका योर्स दे दिया, फिर क्या बोलते हैं कि हिज, क्या बोलते हैं कि अगर हर दे दिया, उसके बाद से माई दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद जो आया है इसका नाउन नहीं है ना, तो योर के बाद से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ भरा जाएगा। तो दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारा है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी क्रिया का सब्जेक्ट भी बन सकता है। पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं करते, प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होता है, समझ रहे? प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 और 4 हम लोग देख लेंगे क्या बता रहा है। रूल नंबर 3 देखिए, 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। यूज नंबर 3 आप बोल सकते हो। 2 एग्जांपल्स है। दिस इज द बॉय हु इज माई ब्रदर। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, हु इज माई ब्रदर, जो मेरा भाई है। दूसरा है कि आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, whom you help, जिसकी आपने सहायता किया। आपको मैं रिलेटिव प्रोनाउन बताया हूँ ना, रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैं समझाया हूँ, जैसे who हो गया, whom हो गया, whose हो गया, which हो गया, that हो गया, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंध बताता है। यहाँ पे जो who है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। whom यहाँ पे है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। चीज़ें समझिएगा, देखिएगा। इंट्रोगेटिव जब आएगा यार, तो इंट्रोगेटिव में क्या बोलते हैं, प्रश्न पूछने का काम होता है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। बात समझिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का क्यों काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का। ये नाउन है, यहाँ पे नाउन है, समझ रहे हैं। यहाँ पर नाउन भी आ सकता है। अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने बाद आने वाले क्या बोलते हैं, सेंटेंस से संबंध बताता है। संबंधवाचक सर्वनाम है भी। अपने पहले रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने बाद वाले वाक्य से कराता है। तो दिस इज द बॉय, वही लड़का है, हु इज माई ब्रदर। और एक बात और समझिएगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन रखता है ना, तो इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। समझ रहे थे? सिंगुलर आपका है तो ये आपका सिंगुलर वर्ब। अगर यही हो जाता दीज आर द बॉयज, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हु हैव या हु आर। समझ रहे हैं? हु हैव या हु आर क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, तो इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाते हैं। नेक्स्ट है कि आई नो द मैन, अब मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, whom you helped। यहाँ पे कोई वर्ब आया नहीं है, समझ रहे हैं। ये संबंध बताने काम कर रहा है, इस नाउन को यहाँ से लाके जोड़ रहा है। इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट यूज नंबर 4 ये कह रहा है कि इच अदर और वन अनदर, दोनों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से दोनों का अर्थ होता है। अब देखिए, इच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए करते हैं या 2 वस्तुओं के लिए। वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं। ये अपने ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं कि राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इच अदर लगाएंगे। राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता 2 से अधिक हो गया, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। समझ रहे बात को? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।